और साल 2021, नया साल का नया महीना अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ था कि तभी एक दिल दहला देने वाला प्लेन क्रैश हुआ। बोइंग 737 का एक विशालकाय विमान उड़ान के महज 4 मिनट के अंदर ही एटीसी के रडार से गायब हो गया। इंडोनेशिया का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9 जनवरी 2021 बोइंग 737 का एक विशालकाय विमान श्रीविजया 182 करीब दोपहर के 2 बजे उड़ान भरने वाला था। सारे इंस्पेक्शन होने के बाद भी इस फ्लाइट को 30 मिनट डिले कर दिया गया और फाइनली 2:36 में ये प्लेन उड़ान भरा। उस वक्त एयरपोर्ट पर बारिश हो रही थी, पर बारिश इतनी भी तेज नहीं थी कि प्लेन को कोई नुकसान पहुंच जाए। इस प्लेन को समुद्र को क्रॉस करके पोंटिनॉक एयरपोर्ट जाना था। प्लेन में कुल 62 लोग सवार थे, जिसमें से 12 क्रू मेंबर्स और 7 बच्चे थे। धीरे धीरे ये प्लेन 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया, लेकिन तभी अचानक प्लेन राइट डायरेक्शन में मुड़ गया। यहाँ पर एटीसी ने देखा कि प्लेन का डायरेक्शन अचानक से कैसे बदल गया। इस बात का पता लगाने के लिए कंट्रोलर ने फ्लाइट 182 के पायलट से पूछा, पर पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद देखते ही देखते ये प्लेन रडार से गायब हो गया। समुद्र में मछली पकड़ रहे मछुआरों ने एयरपोर्ट तक ये खबर पहुंचाया कि एक प्लेन तेजी से समुद्र में गिरा है। रेस्क्यू टीम घटनास्थल की ओर रवाना हुई। वहां पहुंचने के बाद जो नज़ारा सामने दिखाई दिया वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। समुद्र के पानी में लाखों गैलन फ्यूल तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। प्लेन के टुकड़े, लोगों की लाशें, कपड़े समुद्र में बिखरे पड़े थे। किसी की भी बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। जो बच्चे फ्लाइट से पहले सेल्फी लेके सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर रहे थे, कुछ ही मिनटों में मलबे में सिर्फ उनके कपड़े ही नज़र आ रहे थे। एक पल में मानो सबकी सांसें थम गई हो। हजारों की संख्या में प्लेन के टुकड़े हुए मलबे को समुद्र से निकाला गया। अगले ही दिन ब्लैक बॉक्स को भी खोज निकाला गया। ना कोई सिग्नल, ना ही मेडिकॉल। आखिर कैसे ये प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया? आखिर कैसे एक इतना आधुनिक प्लेन इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया? अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को इन सवालों के जड़ तक पहुंचना था। प्लेन क्रैश के 3 घंटे बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंच गई और रडार के साथ साथ कंट्रोलर का भी बयान दर्ज किया गया। एटीसी का कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ये पता चला कि प्लेन में मुसीबत आई तो थी, लेकिन पायलट ने इस मुसीबत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इवन एटीसी के पूछे जाने के बाद भी जवाब में पायलट ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वही फ्लाइट रडार 24 के अनुसार प्लेन राइट डायरेक्शन की ओर मुड़ा। इसके बाद ये तेजी से समुद्र की ओर गिरने लगा और 13,000 फीट के एल्टीट्यूड से लगभग 250 फीट नीचे आ गया और तभी ये प्लेन रडार से गायब हो गया। इससे साफ साफ पता चल रहा था कि प्लेन हवा में डैमेज तो नहीं हुआ, बल्कि ये समुद्र से टकराने के बाद बर्बाद हुआ। अब यहाँ पर लगने लगा कि प्लेन के मेंटेनेंस में कोई गड़बड़ी हुई होगी, जिसके कारण प्लेन के कंट्रोल सरफेस का कोई अहम हिस्सा जैसे कि विंग्स या टेल टूट गया होगा। अब यहाँ पर बोइंग 737 के मेंटेनेंस मैनुअल को बोइंग कंपनी से मंगवाया गया और देखा गया कि पास्ट के मेंटेनेंस में कोई गड़बड़ी तो नहीं किया गया, पर अफसोस यहाँ पर भी कोई कमी नज़र नहीं आया। प्लेन का पूरा मेंटेनेंस बोइंग के नियम कानून के आधार पर ही किया जा रहा था और ये प्लेन बिल्कुल ही सेफ था, उड़ान भरने के लिए सक्षम था। इन्वेस्टिगेशन की टीम को एक और बात पता चली। 23 मार्च से 23 अक्टूबर तक, यानी कि लगभग 7 महीनों तक इस प्लेन को ग्राउंडेड किया गया था। इवन उड़ान भरने से पहले भी प्लेन को 30 मिनट तक डिले किया गया था। इसकी जांच करने के बाद ये पता चला कि प्लेन किसी मैकेनिकल खराबी की वजह से ग्राउंडेड नहीं किया गया था, बल्कि उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था। वही बात रही 30 मिनट डिले की, तो प्लेन को डिले इसलिए किया गया था कि उस वक्त बारिश हो रही थी। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम का हर शक खारिज होने लगा। कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिसे ये पता चल सके यह हादसा हुआ तो कैसे हुआ। अब सारी उम्मीदें
फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर ही टिक गई। इससे पहले कि ब्लैक बॉक्स का रिजल्ट सामने आता, एक मैगजीन ने यह दावा कर दिया कि प्लेन में करीब 1 महीने पहले ऑटो थ्रोटल का प्रॉब्लम था। दोस्तों, ऑटो पायलट प्लेन को ऑटोमेटिकली उड़ाता है जिस तरह से भी उसे कमांड दिया गया हो, और ऐसा करने के लिए ये ऑटो थ्रोटल का भी इस्तेमाल करता है ज़रूरत के हिसाब से। ये ऑटोमेटिकली प्लेन के दोनों थ्रोटल को एक साथ घटा या बढ़ा सकता है। सपोज अगर एक इंजन अधिक थ्रस्ट जनरेट करता हो, वही प्लेन का दूसरा इंजन कम थ्रस्ट जनरेट करता हो, तो ऐसे में प्लेन कम थ्रस्ट वाले इंजन की ओर मुड़ सकता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में दोनों थ्रोटल को मैन्युअली कंट्रोल करके एक समान थ्रस्ट जनरेट किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इस ऑटो थ्रोटल के बारे में पता किया, पर कंपनी वालों ने कहा कि इस प्लेन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, यानी कि ये तर्क भी फेलियर साबित हुआ। 15 जनवरी 2021 फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को डिकोड कर दिया गया। टोटल 330 पैरामीटर्स पर गहराई से जांच कर लिया गया। फ्लाइट पाथ, प्लेन का स्पीड, इंजन का कंडीशन, कॉकपिट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ अच्छे कंडीशन में था। कहीं से भी क्रैश होने की कोई भी आशंका दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, प्लेन का FTR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर प्लेन में हो रहे हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, जैसे कि ऑटो पायलट ने कौन कौन से कमांड डाला था, कितना थ्रोटल यूज़ किया, प्लेन का स्पीड क्या था, किसी तरह का कोई डैमेज तो नहीं था। ऐसे ही 330 तरह के पैरामीटर्स पर जांच किया गया, पर यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन की टीम को असफलता ही हाथ लगी। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की आखिरी उम्मीद भी नाकामयाबी लेके आई। ये केस अब भी जारी है। 17 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा समिति ने यानी कि NTSC ने अपने बयानी रिपोर्ट में ये कहा है कि जनवरी 2023 तक अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित करने की हम कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जनवरी 2023 के बाद हमें इस प्लेन के क्रैश होने का पुख्ता सबूत मिलने वाला है। तो आज के केस स्टडी में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और दोनों केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।